सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार लमोरे स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सेशन में अपन पढ़ेंगे आरटी एक्ट की धाराएं। पिछले सेशन में अपन ने धारा 13 तक कवर कर लिया था और आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने धाराएं याद करवा दी थी। एक बार फिर से उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको याद करवाया था। तो देखिए, मैंने क्या बताया था कि जो बच्चा है उसके माँ बाप 10 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, माता पिता 10 बजे ड्यूटी पे जाते हैं और वो जाते समय क्या करते हैं, बच्चे को भी साथ में ले जाते हैं और उसको आंगनबाड़ी में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आंगनबाड़ी में 25% का डिस्काउंट चल रहा होता है। तो 10, 11, 12 को एक साथ याद किया था। 10 में माता पिता की ड्यूटी यानी कर्तव्य, 11 में क्या था, आंगनबाड़ी वाली शिक्षा थी और 12 में क्या था कि निजी विद्यालय को 25% बच्चों को क्या करना पड़ेगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी पड़ेगी। उसके बाद में कैसे याद किया था कि तेरा पीसा तेरकन राख। टीचर जो है, गुरुजी जो है, वो बच्चे को क्या कर रहे हैं कि तेरा पीसा तेरकन राख। न तो तेरे से क्या लेंगे, फीस लेंगे, ना तेरे डॉक्यूमेंट लेंगे, और तू कभी भी स्कूल में आएगा तो तेरा क्या करेंगे, एंट्री करेंगे यानी कि तेरा एडमिशन करेंगे। तो 13, 14, 15 एक साथ याद किया कैसे, तेरा फीसा तेर कर रखा यानी कि आपसे किसी भी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 14 में क्या है, आपसे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट लेने की बाध्यता नहीं, यानी कि बच्चे को आप डॉक्यूमेंट की बाध्यता नहीं दोगे कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लाए तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और 15 में क्या था, आप वर्ष पर्यंत कभी भी आओ आपका एडमिशन होगा। 16 में क्या था, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि 8 तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते। 17 में खतरा, 17 में खतरा यानी कि आप बच्चे को क्या नहीं कर सकते, शारीरिक दंड नहीं दे सकते, मानसिक प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करोगे तो आपके लिए क्या होगा, आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद में क्या था, अब देखो, सर ने बच्चे को इतनी बातें बता दी तो बच्चा क्या कहेगा, ठीक है सर, ओके, मैं तैयार हूं एडमिशन लेने के लिए। अब वो कहेगा कि सर स्कूल तो स्थापित करो। तो 18 में क्या था कि स्कूल स्थापित करने से पहले आपको क्या होगा, एनओसी लेनी पड़ेगी, यानी कि मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी आपको, तभी आप क्या कर सकते हो, विद्यालय स्थापित कर सकते हो। अब विद्यालय स्थापित कैसे करेंगे कि कोई निश्चित मानक होंगे, उनको निर्धारित होने पर ही आप क्या कर सकते हो, विद्यालय स्थापित करते हो। यानी कि 19 में क्या होगा, मान और मानक है। 20 में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो समय समय पर क्या कर सकती है, मानकों के अंदर परिवर्तन कर सकती है। 21 में क्या था, 21 में था कि भाई मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एकदम 21 मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, 21 होना चाहिए। यानी कि 21 के अंदर क्या है, मैनेजमेंट कमेटी यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी एसएमसी। 22 में क्या था कि विद्यालय विकास योजना, यानी कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति तो आ गई, 21 हो गया, मैनेजमेंट तो 21 हो गया, लेकिन अब वो क्या करेगा, मैनेजमेंट के लिए क्या करेगा, विकास योजना बनाएगा, प्लान बनाएगा। तो 22 के अंदर क्या है, विकास योजना। 23 में क्या है, अब कैसे याद करवाया था 23 में आपको कि भाई एक विद्यालय है, उसमें तो क्या 2-3 अध्यापक ही हैं, 2-3 अध्यापकों को ही नियुक्त किया गया है योग्यता के आधार पर। यानी कि विद्यालय है जहां पर क्या किया गया है, 2-3 अध्यापकों को ही नियुक्त किया गया है और योग्यता के आधार पर। और 24 में क्या था, कैसे बताया था कि 24 में क्या है कि मास्टर की ड्यूटी 24 घंटा की होगी। मास्टर की ड्यूटी कितने की होगी, 24 घंटों की ड्यूटी होगी। यानी कि मास्टर को बहुत सारे काम दे दिए, यानी कि उनकी ड्यूटी क्या हो गई, 24 घंटों की ड्यूटी हो गई। अब 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है तो क्या करना पड़ेगा, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाना पड़ेगा। भाई 24 घंटे की ड्यूटी होगी तो क्या करना पड़ेगा, छात्र शिक्षक अनुपात बढ़ाना पड़ेगा। यानी 25 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात है और छात्र शिक्षक अनुपात है। अब छात्र शिक्षक अनुपात क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप 10% से ज्यादा सीटें खाली नहीं रख सकते। तो धारा 26 में क्या था, 10% से ज्यादा सीट खाली नहीं रख सकते। 27 में क्या, कैसे याद किया था कि 10% से ज्यादा सीट खाली नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि आधों ज्यादा मास्टर तो क्या कर रहे हैं, कोई जनगणना में लाग रहे, कोई आपदा में लाग रहे, कोई चुनाव कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो धारा 27 में क्या है कि गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो 3 काम करेगा, जनगणना, आपदा और चुनाव। और 28 में क्या है, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता। ऐसी 100 ट्रिक्स आपको बताई थी। अब चलो फिर से शुरू करते हैं, विस्तार से देखेंगे। देखिए, धारा 14 क्या है, धारा 14 में क्या लिखा है, किसी बालक के पास आयु का सबूत ना होने पर, किसी बालक के पास आयु का सबूत ना होने पर विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, संस्था प्रधान उसको मना नहीं कर सकता। धारा 15 में क्या है, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना। यानी कि आप किसी भी प्रकार से बच्चे को आप मना नहीं कर सकते। अगर उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लेनी है 6 से 14 वर्ष की, तो आप किसी भी रूप से उसको प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते। अब क्या बताया है कि प्रथम 6 माही अर्थात 30 सितंबर तक प्रवेश होंगे। एक्चुअल में जो प्रवेश होते हैं वो क्या होते हैं, 30 सितंबर तक होते हैं। पहले 6 माह यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक उनके क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं। लेकिन
उसके अलावा भी अगर कई परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि अगर मान लो बच्चा अक्टूबर में आ गया, नवंबर में आ गया, दिसंबर में आ गया, तो आप उसको वर्ष पर्यंत कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, यानी कि बच्चा कभी भी एडमिशन ले सकता है। धारा 16 में क्या है? धारा 16 यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी कि ना तो आप उसको विद्यालय से निकाल सकते हो, विद्यालय से उसको निकाल भी नहीं सकते, और किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। रोकने का मतलब ये नहीं कि घंटी 1 बजे बजी है तो आप उसको 4 बजे तक नहीं रोक सकते, ऐसी कोई बात नहीं। रोकने का मतलब है कि आप उसको फेल नहीं कर सकते कक्षा 8 तक। ठीक है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, उनको आप कक्षा 8 तक आप फेल नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। दूसरी बात क्या बताई? निष्कासित नहीं कर सकते, यानी किसी भी कारण से आप बच्चे को रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते, स्कूल से बाहर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य है एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। और देखिए इस बात में संशोधन किया गया 2019 के अंदर, जो ये फेल वाली बात थी, कक्षा 8 तक फेल वाली, उसमें संशोधन किया गया और उसमें क्या किया गया कि 5वीं के अंदर परीक्षा और 8वीं के अंदर जो बोर्ड परीक्षाएं शुरू की गई, और उसके अंदर ये बताया गया कि आप उसको फेल कर सकते हैं, 5वीं और 8वीं के अंदर क्या कर सकते हैं? फेल कर सकते हैं। ये 2019 के अंदर संशोधन किया गया था। अब देखिए मान लो कि अगर बच्चा फेल हो गया तो क्या होगा? अब मान लीजिए बच्चा फेल हो गया तो उसको अतिरिक्त शिक्षण करवाना पड़ेगा। अध्यापक को जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है, अध्यापक को उसके अंदर अतिरिक्त शिक्षण करवाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी उसकी, और 2 माह के अंदर ही वापस परीक्षा होगी, यानी कि 2 माह बाद वापस क्या होगी? उसकी परीक्षा होगी। यानी मान लो कोई बच्चा 8वीं क्लास में फेल हो गया, ठीक है, अब क्या होगा? उसको एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी और 2 माह के अंदर अंदर उसकी वापस परीक्षा होगी। अब भी अगर मान लो फेल हो जाए बच्चा, पास हो जाए तो ठीक है, अगर मान लो अब भी फेल हो गया तो वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको आगे की क्लास में बैठाएगी या उसको वापस उसी क्लास में बैठाएगी, ये उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। धारा 17 में खतरा, धारा 17 खतरा, खतरा किसके लिए है? बच्चे के लिए खतरा नहीं है, आपके लिए खतरा, अध्यापक के लिए खतरा। कैसे? बालक के शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध है, यानी आप ना तो बच्चे को शारीरिक दंड दे सकते हो और ना ही आप उसको जो मेंटली हेरेसमेंट है, मानसिक उत्पीड़न है, वो भी आप नहीं कर सकते। अब देखिए पहले का जमाना अलग था और ज्यादा बात नहीं हुई, लगभग आज से 10 15 15 20 साल पहले ना गुरुजी बहुत ज्यादा ठोका पिंदो करा करता। और भाई हमारे टाइम में तो क्या करते थे? मुर्गा बना देते और अच्छी वाली धुलाई कर देते। आज तक है ना वो चित्र छपे हुए हैं। ऐसी धुलाई करते थे मुर्गा बना के कि आज तक है ना वो चित्र छपे हुए हैं। और लेकिन आरटी आने के बाद में क्या कर दिया गया है? उन सभी बातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते और मानसिक उत्पीड़न भी नहीं कर सकते। धारा 18 में क्या था? धारा 18 में आपको बताया था कि एनओसी यानी कि मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्कूल स्थापित नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता के विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। और अगर मान लो उसने किया भी ऐसा, बिना मान्यता के अगर किसी ने विद्यालय स्थापित किया, यानी कि धारा 18 का उल्लंघन करने पर उसको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और मान लो अगर कोई निटेड़ो आदमी है, बार बार ही उल्लंघन करे, है ना, यानी कि मतलब समझाने के बाद में भी नहीं समझता है, यानी कि बार बार उल्लंघन करेगा तो क्या होगा कि प्रतिदिन 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। अब देखिए धारा 19। अब देखिए मैं इनको थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि मैंने इसको 2 3 बार रिवीजन करवा दिया इसका, है ना, पहले भी, पहले वाले वीडियो में और अब वाले में। तो धारा 19 में क्या है? मान और मानक। धारा 19 में क्या है? मान और मानक, यानी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स किसमें है? धारा 19 में। अब देखिए इन मान और मानक को अपन एक बार वापस से पढ़ेंगे, कहां पर? अनुसूची के अंदर डाले गए इन मान और मानकों को। तो अनुसूची कितनी है? एक ही अनुसूची है, उस अनुसूची के अंदर इन मान और मानकों को अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए अगर मान और मानक आपने नहीं फुलफिल किए तो आपकी एनओसी जो है विद्यालय की वो क्या हो सकती है? रद्द हो सकती है। विद्यालय की एनओसी क्या है? वो रद्द हो सकती है। धारा 20 में देखिए, धारा 20 में क्या है? अनुसूची में संशोधन, यानी कि जो अनुसूची है जिसके अंदर मान और मानक है उसके अंदर क्या कर सकता है? केंद्र सरकार क्या कर सकती है? समय समय पर बदलाव कर सकती है, यानी कि केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि इस मान और मानक के अंदर चेंज करना है, जरूरी है, तो वो धारा 20 के अनुसार क्या कर सकती है? मान व मानकों के अंदर बदलाव
कर सकती है। धारा 21 में क्या है? एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंधन समिति। धारा 21 में है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर मैं अलग से सेशन लूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो एक बार केवल इतना ही याद करते हैं कि धारा 21 में क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति है। अब वो विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी क्या? वो विकास योजना बनाएगी विद्यालय हित में, यानी कि विद्यालय विकास योजना किस में है? धारा 22 में। धारा 23 में क्या है? कैसे याद करवाया था कि स्कूल के अंदर तो क्या है? 2-3 अध्यापक ही है और उन अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी किसके आधार पर? अर्हताएं यानी कि योग्यताओं के आधार पर क्या किया जाएगा? उन अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो धारा 23 में क्या है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं व सेवा के निबंधन और शर्तें। अब देखिए ये नियुक्ति जो होगी और किस आधार पर होगी, किस योग्यताओं के आधार पर होगी, उनको कौन तय करेगा? जो अर्हताएं हैं उनको कौन तय करेगा? एनसीटीई तय करेगा कि क्या क्या एक अध्यापक की योग्यता होनी चाहिए, उसको कौन लागू करेगा? एनसीईटी लागू करेगा। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। धारा 24 में क्या बताया था? धारा 24 में है कि मास्टरां की ड्यूटी 24 घंटा की है। जो टीचर है उनकी ड्यूटी कितने की घंटों की है? 24 घंटा की ड्यूटी है, यानी कि शिक्षकों के कर्तव्य किसके अंदर है? धारा 24 के अंदर है। और उनकी शिकायतों को दूर करना भी किस में है? धारा 24 में है। अब देखिए क्या क्या ड्यूटीज है। नॉर्मली है ना, ये आपको सभी को पता होता है कि एक अध्यापक की ड्यूटी क्या क्या होनी, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि टाइम पर वो आएगा। टाइम पर आने का मतलब जो भी विद्यालय द्वारा, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उस पर आना और उसी पर जाना स्कूल से। समय पर पाठ्यक्रम संचालित करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम करेगा, पूरा करेगा, संचालित करेगा और उसे पूरा करेगा। थर्ड जो है वो क्या है? पीटीएम का आयोजन करना, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करना। अब देखिए पीटीएम के अंदर क्या क्या होता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। पीटीएम में क्या होगा कि टीचर्स क्या करेंगे? बच्चों के बारे में बताएंगे, बच्चों की क्या शैक्षणिक योग्यताएं, उन्होंने क्या अर्जित की है इस समय के अंदर, उन्होंने क्या क्या बदलाव आए हैं, क्या उन्होंने सीखा है, उनके बारे में गार्जियंस को बताएंगे। उसके बाद में क्या है कि प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी चीज में पिछड़ा हुआ, किसी सब्जेक्ट में पिछड़ा हुआ है, कोई समस्या है उसके, तो उसके अनुसार ही जो टीचर है वो क्या करेगा? उस बच्चे के अनुसार ही क्या करेगा? जो टीचिंग है वो उसी के अनुसार करवाएगा। यानी कि अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसमें क्या करेगा? वो अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था भी करेगा। और यदि शिक्षक को कोई शिकायत हो तो उसे भी दूर किया जाता है धारा 24 के अंदर। धारा 25 में क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात। धारा 25 में क्या है? छात्र शिक्षक अनुपात। देखिए ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है और जो मान मानक है, इन सभी को अपन क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल के अंदर पढ़ेंगे, अनुसूची के अंदर पढ़ेंगे विस्तार से आगे इसी वीडियो के अंदर। धारा 26 में क्या है? कुल स्वीकृत पदों के 10% से ज्यादा अध्यापक के पद खाली ना हो, यानी कि विद्यालय के अंदर मान लो 100, सॉरी 100 तो क्या होंगे, 10, अगर 10 सीटें अलॉट हैं टीचर्स की तो उनमें से 10% से ज्यादा अध्यापक के पद खाली नहीं हो सकते, यानी कि 10 का 10% कितना होगा? 1, यानी कि एक सीट से ज्यादा खाली नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत सी सीटें खाली रहती है विद्यालयों के अंदर, गवर्नमेंट स्कूलों में। धारा 27, धारा 27 में क्या है कि अध्यापक गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा, यानी बच्चों की पढ़ाई के अलावा अध्यापक कोई भी कार्य नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 3 कार्य तो क्या है कि इस आरटी एक्ट में ही बता दिए गए हैं कि कौन कौन से कार्य जो हैं वो एक अध्यापक करेगा। तो इसमें कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया है जनगणना। कौन सा बताया है? जनगणना, यानी कि जनगणना करेगा अध्यापक। आपदा, कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भूकंप आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, उस समय अध्यापक कार्य करेगा। और चुनाव के अंदर अध्यापक काम करेगा। ये 3 कामों को छोड़ के कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्य ही दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो, कोई जन आधार कार्ड बनवाना तो उसमें ड्यूटी लगा देते हैं, कोई बजरी के ट्रक जा रहे हैं तो उनको गिनने में लगा देते हैं। और अभी पीछे तो एक ऑर्डर भी आया था, बड़ा हंसी का पात्र बना था वो ऑर्डर, कि उसमें क्या कहा गया था, अध्यापकों को क्या कहा गया था कि जो खुले में सो जाते हैं उनकी निगरानी रखो। ऐसे ऐसे ऑर्डर आते हैं अध्यापकों के लिए। अब देखिए धारा 28, कोई भी सरकारी स्कूल का अध्यापक, गवर्नमेंट टीचर क्या है, वो ट्यूशन नहीं करवाएगा।
आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है अगर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं। धारा 29 में क्या है? पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया यानी कि पाठ्यक्रम तो कौन निर्धारित करेगा? समुचित सरकार तैयार करेगी। ठीक है, पाठ्यक्रम कौन तैयार करेगा? समुचित सरकार तैयार करेगी। और मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होगी? सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा बच्चे का। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा किसी भी बच्चे का। अब देखिए, ये जो समुचित सरकार तैयार कर रही है, अभी देखिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था ग्रुप बी के अंदर कि जो पाठ्यक्रम है वो कौन तैयार करेगा? तो समुचित सरकार तैयार करेगी, लेकिन केंद्र के ऊपर कौन होगा और राज्य के ऊपर कौन तैयार करेगा? तो सेंटर की अगर कोई विद्यालय है तो सेंटर स्तर पर कौन करेगा? एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। और स्टेट लेवल के ऊपर कौन निर्धारण करेगा? एससीईआरटी। एससीईआरटी, मान लीजिए अगर आप राजस्थान में हो तब तो वो कौन निर्धारित करेगा? आरएससीईआरटी। और अगर कोई अन्य स्टेट है ना तो उसका नाम आगे लग जाएगा, जैसे बी है तो वहां पे बी, बिहार है तो बीएससीईआरटी हो जाएगा। यानी हर राज्य के अंदर एक एससीईआरटी होती है जो क्या करेगी? पाठ्यक्रम तैयार करेगी। अब देखिए धारा 30। धारा 30 में क्या है? परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। यानी कि बच्चों की परीक्षा लेनी है और जब उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो जाती है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होगा? उसको समापन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब देखिए, परीक्षा में क्या है कि बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। यानी ये धारा 30 में लिखा था कि बालक से किसी भी प्रकार की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि 2019 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था और 5वीं और 8वीं के अंदर बोर्ड को लागू किया था। समापन प्रमाण पत्र यानी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये धारा 30 की उपधारा 2 के अंदर बात की गई है। और उस प्रमाण पत्र का प्रारूप भी किस में दिया गया है? धारा 30 की उपधारा 2 के अंदर दिया गया है। यानी सीधी सी बात है कि बालक की कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, धारा 30 में ये बात लिखी हुई है। और जब वो प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर लेगा तो उस समय क्या होगा? उसको जो समापन प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा पाठ्यक्रम की बात करें कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पाठ्यक्रम मन में आए वैसे बना दिया। ऐसा होगा कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होगा, बच्चों के सर्वांगीण विकास वाला होगा और बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आधारित होगा। पाठ्यक्रम कैसा होगा? बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होगा। उसके अलावा शारीरिक व मानसिक योग्यताओं का विकास करने वाला होगा। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के योगदान में सहायक हो। और भय, मानसिक आघात व चिंता मुक्त बनाने वाला होगा। यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो बच्चे को क्या करे? भय मुक्त रखे, मानसिक आघात और चिंता मुक्त, यानी कि मानसिक आघात देने वाला नहीं होगा और चिंता मुक्त बनाने वाला होगा। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए धारा 31। धारा 31 में क्या बताया गया है कि बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। और वो कौन मॉनिटर करेगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बालकों के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना और वो कौन करेगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, धारा 31 के अंदर दिया गया है। अब देखिए, बालकों की शिक्षा के अधिकार कौन से होंगे? यानी कि उसको समय पर क्या है कि उसके आसपास ही है ना विद्यालय हो। और वो बाल शिक्षा अधिकार आयोग क्या देखेगा कि जो बच्चा पढ़ रहा है विद्यालय के अंदर, उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा हो, कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा हो। उन सभी चीजों को मॉनिटर कौन करेगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग करेगा, जो किसके अंदर है? धारा 31 के अंदर है। धारा 32 में क्या है? स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत, यानी जो लोकल अथॉरिटीज है उनको शिकायत करने का अधिकार है। अब वो शिकायत किस किस रूप में होगी? लिखित रूप में होगी। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल के बता दिया, आपको बकायदा उसको लिख के देना पड़ेगा। अब ये शिकायत कौन कर सकता है? बच्चा भी कर सकता है, उसके अलावा जो गार्जियंस होते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी भी रूप में अगर उनको शिकायत है कि भाई हमारे बच्चे को पक्षपात किया जा रहा है, बच्चे को अलग बैठाया जा रहा है, उसको कुछ अपशब्द बोले जा रहे हैं अध्यापक के द्वारा, किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो वो क्या कर सकता है? धारा 32 के अंदर लोकल अथॉरिटीज को शिकायत करने का अधिकार है। अब देखिए, वो जो लोकल अथॉरिटी है, जो स्थानीय प्राधिकारी है, वो 3 माह के अंदर उस शिकायत का निवारण करेगा। इंपॉर्टेंट है, 3 माह के अंदर वो क्या करेगा? उस शिकायत का निवारण करेगा। और मान लीजिए अगर निवारण ना हो पाए तो उस व्यक्ति को
क्या है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत करने या रिपोर्ट करने का अधिकार होगा। धारा 33 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। अब इस परिषद में क्या है कि 15 से अनाधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझे। इस लाइन को अच्छे से समझो कि 15 से अनाधिक उतने सदस्य होंगे, यानी कि 15 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। 10 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। साफ लिखा हुआ आरटी एक्ट के अंदर कि 15 से अनाधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझे। अब केंद्र सरकार नाम लिया, इसका मतलब वो कैसी होगी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद होगी। और इस परिषद का मोटो क्या होगा, क्या उद्देश्य होगा, इसका एक ही काम होगा, केंद्रीय सरकार को सलाह देना। यानी आरटी एक्ट में अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो केंद्रीय सरकार को सलाह कौन देगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद देगी, जिसका गठन धारा 33 के अनुसार किया गया। अब देखिए धारा 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। देखिए अब याद कैसे करें, देखो आपने 28 तक एक साथ याद कर लिया था, 29-30 को एक साथ याद करो, 29-30 को एक साथ याद करो, और 31 से 34 को एक साथ याद करो। 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 32 में शिकायत करने का अधिकार है। 33 और 34 में क्या है, राष्ट्रीय सलाहकार और राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया। और सेम वैसे ही होगा कि 15 से अनाधिक उतने सदस्य होंगे जितना राज्य सरकार आवश्यक समझे। 35, 36, 37, 38 को एक साथ याद कीजिएगा कि धारा 35 में क्या है, निर्देश जारी करने की शक्ति है। किसकी निर्देश जारी करने की शक्ति, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार निर्देश जारी करेगी, आरटी के संबंध में निर्देश जारी करेगी, किसको, राज्य सरकार को। राज्य सरकार उन निर्देशों को कहां पास कर देगी, लोकल अथॉरिटीज को। और लोकल अथॉरिटीज वो जो निर्देश है वो कहां पास करेंगे, यानी कि एसएमसी को निर्देश जारी करेंगे। धारा 36 में क्या है, अभियोजन से पूर्व मंजूरी, इंपॉर्टेंट है। अभियोजन से पूर्व मंजूरी और सक्षम स्तर पर लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप किसी अध्यापक के खिलाफ कोई अभियोजन ला रहे हो, यानी कि मान लो कि किसी अध्यापक ने पीट दिया बच्चे को, कोई अनहोनी घटित हो गई और आप क्या कर रहे हो, उसके खिलाफ मान लो कोई एफआईआर वगैरह लिखवा रहे हो, तो वो जो अभियोजन आप कर रहे हो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सक्षम स्तर पर मंजूरी लेनी पड़ेगी। धारा 37 और 38 में क्या है, धारा 37 में है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। और धारा 38 में क्या है, समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुचित सरकार द्वारा बनाने की शक्ति। अब यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में, अभी पिछले वाली फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन दे रखे थे 4 ऑप्शन, उसमें एक ऑप्शन था यहाँ से कि कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति किस में है, धारा 38 के अंदर है। यानी कि आरटी को लागू करने में अगर कोई कठिनाइयां आ रही है तो उनको दूर करने की जो शक्ति है वो केंद्रीय सरकार की शक्ति, वो किसके अंदर है, धारा 38 में है। इस लाइन का क्या महत्व है, समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि मेरे को कुछ चेंज करना है इस आरटी एक्ट के अंदर, तो वो किस धारा के तहत उस आरटी एक्ट में क्या करेगी, वो चेंज करेगी, कोई नया नियम बनाएगी, तो वो किसके तहत बनाएगी, धारा 38 के अनुसार बनाएगी। जैसे राजस्थान में क्या किया गया था कि जो आरटी के अंदर जो नियम बना था वो 2011 के अंदर लागू हुए थे राजस्थान के अंदर, वो नियम अलग है। तो वहां पर देखिए आरटी का जो एक्ट है ना अपना 2009 का, उसमें आता है अधिनियम, लेकिन राजस्थान वाले में क्या आता है, नियम। वो जो नियम बनाए थे राजस्थान गवर्नमेंट ने वो धारा 38 के अकॉर्डिंग ही बनाए थे। अब देखिए पढ़ते हैं शेड्यूल, जो अनुसूची है आरटी एक्ट 2009 में एक ही अनुसूची है केवल, और उस अनुसूची में क्या दिया गया है, जो मान मानक है वो दिए गए। यानी कि जो धारा 19 जो मान मानक है, और जो धारा 25 के अंदर जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको किसके अंदर डिफाइन किया गया है, अनुसूची के अंदर डिफाइन किया गया है। और आरटी एक्ट 2009 में केवल एक ही अनुसूची है। अब देखिए इसमें क्या मान मानक बताए गए हैं कि अगर आपका विद्यालय 1 से 5 तक का है, 1 से 5 तक कक्षाएं संचालित हो रही है, 1 से 5 तक का विद्यालय है, तो उसमें प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 अध्यापक अनिवार्य हैं। 60 बच्चों तक 2 अध्यापक अनिवार्य हैं। 61 से 90 अगर विद्यार्थी हैं तो वहां पर कितने अध्यापक काम करेंगे, 3 अध्यापक कार्य करेंगे। 91 से 120 पर कितने होंगे, 4। और 121 से 200 के बीच में कितने होंगे, 5 अध्यापक काम करेंगे। 5 अध्यापक काम करेंगे, लेकिन 150 प्लस होते ही क्या हो जाएगा, 5 + 1, यानी 5 तो अध्यापक होंगे और एक एचएम होगा, यानी कि कुल मिला के 6
आदमी वहां पर कार्य करेंगे। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, 121 से 200 के बीच में 5 अध्यापक बताए हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर किसी 1 से 5 तक का जो विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, उसके अंदर मान लो कि 160 बच्चे हैं। तो 160 बच्चे हैं तो क्या होगा, 5 तो वहां पर क्या होंगे, टीचर होंगे, और एक क्या हो जाएगा, पूर्णकालिक एचएम हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ पर रेशो क्या आता है, 30:1, यानी कि प्रत्येक 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बातें, यहीं से क्वेश्चन पुट होता है हर एग्जाम के अंदर, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो छात्र अध्यापक है वो रेशियो क्या रहता है, तो 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना अनिवार्य है प्राथमिक विद्यालय में, 60 बच्चों पर 2, 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4, 121 से 200 पर 5। लेकिन जैसे ही 150 प्लस हो जाते हैं, यानी कि 151 भी अगर हो जाते हैं बच्चे, तो 5 अध्यापक होंगे और एक हेडमास्टर होगा। और मान लीजिए अगर 200 प्लस हो जाते हैं, यानी कि मान लो किसी प्राथमिक विद्यालय में 210 बच्चे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 40:1 हो जाएगा। यानी 200 प्लस होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा एचएम को छोड़कर। बात करें 6 से 8 के विद्यालयों में, यानी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पर जो रेशियो होगा छात्र शिक्षक का वो क्या होगा, 35:1, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा। और वो शिक्षक भी किस प्रकार से होंगे कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक तो क्या होगा, विज्ञान गणित विषय का होगा, एक शिक्षक सामाजिक अध्ययन का होगा, और एक होगा भाषा का। ठीक है, भाषा से मतलब है वो संस्कृत का हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों का ही हो। भाई एक अध्यापक मान लो हिंदी का ना, तो वो संस्कृत आराम से पढ़ा सकता है। तो भाषा का एक शिक्षक होना अनिवार्य है, एक विज्ञान गणित का होना अनिवार्य है, और एक सामाजिक अध्ययन का होना अनिवार्य है। अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय में, यानी कि 6 से 8 वाले जो विद्यालय हैं, वहां पर अगर 100 से ज्यादा बच्चे हो जाएं, 100 प्लस होने पर एक पूर्णकालिक एचएम का पदस्थापन किया जाएगा, यानी कि एक एचएम भी होगा, और अनुपात तो वही रहेगा, 35:1। अब कुछ इन शिक्षकों के अलावा कुछ अंशकालिक शिक्षक भी लगाए जाएंगे, जो किसके होंगे, कला शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का होगा, और एक कार्य शिक्षा का होगा। देखिए ये बातें आरटी एक्ट में लिखी हैं, इनको अलग से मेंशन किया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 35:1 तो ठीक है 6 से 8 के बीच में, लेकिन 3 टीचर होने कंपलसरी है, विज्ञान गणित का होगा, सामाजिक विज्ञान का होगा, और एक भाषा का होगा। और 100 प्लस होते ही क्या हो जाएगा, एक एचएम को पदस्थापित कर दिया जाएगा। उसके अलावा अंशकालिक शिक्षक कौन कौन से बताए गए, कला शिक्षा का, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का, और कार्य शिक्षा का। अब देखिए कार्य दिवस कितने होंगे, यानी कि भाई अध्यापक क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, तो उसके जो कार्य दिवस हैं वो कितने होंगे, 1 से 5 तक कितने होंगे, और 6 से 8 तक कितने होंगे, और वो भी कैसे, मिनिमम। भाई अधिकतम आप कितने पढ़ा सकते हो, आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो, परमिशन लेके आप एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो, अन्य अध्ययन भी करवा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको कितना करना पड़ेगा, तो जो 1 से 5 तक विद्यालय संचालित, यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय है, उनके अंदर जो अध्यापक कार्य करवा रहे हैं, अध्यापन कार्य करवा रहे हैं, तो उन अध्यापकों के जो कार्य दिवस है वो कितने हैं, 200 दिन। यानी एक सत्र के अंदर मिनिमम एक अध्यापक को 200 दिन पढ़ाना अनिवार्य, यानी कि उसके कार्य दिवस कितने होंगे, 200 दिन। और जो शिक्षण के घंटे हैं वो कितने होंगे, 800 घंटे। यानी 200 दिन पढ़ाएगा और कम से कम 800 घंटे पढ़ाएगा पूरे सत्र के अंदर, 1 से 5 तक पढ़ाने वाला अध्यापक। 6 से 8 के अंदर की बात करें, तो 6 से 8 के अंदर कार्य दिवस कितने होंगे, 220 दिन। यानी कि जो अपर प्राइमरी स्कूल है, देखो इसको अच्छे से समझो, प्राइमरी का मतलब 1 से 5, और अपर प्राइमरी का मतलब 6 से 8 के विद्यालय। तो अपर प्राइमरी के अंदर कोई अध्यापक लगा हुआ है, तो उसको क्या होगा, पूरे शैक्षणिक सत्र के अंदर 220 दिन कार्य करवाना पड़ेगा, और 1000 शैक्षणिक घंटे होंगे, 1000 शैक्षणिक घंटे होंगे। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है। एक अध्यापक जो आरटी एक्ट के तहत पढ़ा रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ा रहा है, तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 45 घंटे होगी। यानी कि उसको 45 घंटे तो पढ़ाना अनिवार्य होगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या शामिल है, एक तो शिक्षण, और एक तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। यानी 45 शिक्षण घंटे जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। ये लाइन
अच्छे से तैयार कर लेना। तैयारी के घंटे भी शामिल है, यानी कि मान लो टीचर क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है उस टॉपिक को, तो वो तैयारी के घंटे भी क्या है, उस शिक्षण कार्य के अंदर शामिल है, यानी उस 45 घंटे के अंदर शामिल है। तो प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 45 घंटे, जिसमें शिक्षण कार्य है और तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अब देखिए कुछ मान और मानक भी हैं, वो भी देख लो कि क्या मान मानक है। कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, प्रत्येक विद्यालय में एक लाइब्रेरी होगी, खेल सामग्री होगी, प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी। भवन कैसा होना चाहिए वो भी देखो कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और कार्यालय सह भंडार सह प्रधानाध्यापक कक्ष भी होगा, यानी कि कोई भंडार कक्ष भी होगा, प्रधानाध्यापक कक्ष भी होगा, और बाधा मुक्त पहुंच, यानी कि बाधा मुक्त पहुंच हो गया, यानी कि विद्यालय तक पहुंचने में बच्चों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से विद्यालय को स्थापित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई नदी आ रही है बीच में से और बालकों को पहाड़ पे चढ़ के ना स्कूल के अंदर जाना पड़ रहा है, ऐसा विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए विद्यालय तक। नेक्स्ट दे रखा है लड़कों व लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, इंपॉर्टेंट है। और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, रसोई होनी चाहिए। एमडीएम जो भोजन जो बनता है, मध्याह्न भोजन बनता है, उसके लिए क्या होना चाहिए? रसोई होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए और चार दीवारी होनी चाहिए। ये मान और मानक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान और मानक पूरे नहीं होते। कि ऐसे कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पर ना तो चार दीवारी है, अरे चार दीवारी तो छोड़ो, आप भवन भी नहीं है, खेजड़ी है ना, झाटी के नीचे है ना स्कूल चलते हैं। रसोई भी नहीं है बनाने के लिए। अब कई कई जगह पे तो ऐसी प्रॉब्लम आती है कि रसोई नहीं है बनाने के लिए, तो जो टीचर है ना वो क्या करता है, अपने घर से किसी भी प्रकार से वो खाना बना कर लेके आते हैं। ऐसे भी बहुत विद्यालय हैं। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता है। देखिए पानी के बिना नहीं रह सकते, तो ये इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मल चीजें हैं कि लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना, रसोई होनी एमडीएम के लिए, खेल का मैदान होना, चार दीवारी होनी, सॉरी, और क्या होना, कक्ष होने पर्याप्त मात्रा में। ओके। तो देखिए आरटी एक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है और कोशिश की है कि आपको इन्हीं सेशन के अंदर याद करवाने की कोशिश की है। और मैंने कहाँ तक याद करवाया है, आर्टिकल देखिए 1 से लेकर 28 तक तो मैंने एकदम कंठस्थ याद करवा दिया आपको। अब बचे कितने 38 तक हैं, तो आप उनको याद कर सकते हो, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, किसी भी तरीके से। और अगर आपको जो ये सेशन है पसंद आते हैं तो आप इनको ना लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आप नीचे कि क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, और कोई साउंड की प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सभी बातों को आप कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला जो वीडियो है वो जल्दी ही लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।